ठीक है, तो स्क्रीन दिख रहा है ना? हाँ जी। हाँ, तो कल हमने सॉलिड स्टेट पढ़ा था, इंट्रोडक्शन क्लास किया था चैप्टर 1 का। तो बेसिकली हमने टाइप ऑफ सॉलिड, टाइप्स ऑफ मैटर डिस्कस किया था। उसमें मैंने एक और क्राइटेरिया बताया था तुम लोग को, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का। ठीक है, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हाँ, अट्रैक्टिव या इंटरमॉलिक्यूलर, रिपल्सिव है। हाँ, मैंने ऐसे करके डिस्कस किया था। सो वो ही यहाँ पे इन लोगों ने एक बहुत ब्यूटीफुली ऐसे लिखा है कि जब स्टेबिलिटी की बात करते हैं, ठीक है, तो किसी भी टेम्परेचर की कंडीशन पे या प्रेशर कंडीशन पे हम अपने मैटर या सॉलिड की स्टेबिलिटी की बात करते हैं, तो वो बोल रहा है कि देर आर टू अपोजिट फोर्सेस और फैक्टर जो काम करते हैं। एक होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स, जिसका काम होता है टू कीप द मॉलिक्यूल या एटम या आयन क्लोजर, यानी कि एक दूसरे के साथ बाइंड करके रखेगा। वो मेरा इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है। दूसरा, ऑफ कोर्स वहां पे अट्रैक्टिव रिपल्सिव दोनों फोर्स एग्जिस्ट करते हैं ज्यादा, मतलब, और वो इसीलिए आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्डेड रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होता है देन रिपल्सिव। और ये कलेक्टिवली हम इसको इंटरमोलिकुलर फोर्स कहते हैं, करेक्ट। और दूसरा जो फोर्स होता है वो होता है थर्मल एनर्जी। सो थर्मल एनर्जी का क्या काम होता है? इट टेंड्स टू कीप थर्मल एनर्जी, जो भी हमारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है ना, उनकी एनर्जी बढ़ा देते हैं। तो उस वजह से क्या होता है कि वो अपनी पोजीशन से मूव करते हैं। तो थर्मल एनर्जी मतलब इट टेंड्स टू कीप देम अपार्ट, यानी एक दूसरे से दूर रखने का ट्राई करती है बाय मेकिंग देम मूव फास्टर। और होता क्या है कि जब हम लो टेम्परेचर रखते हैं, या मतलब स्टेबल रूम टेम्परेचर की बात करें, तो वहां पे क्या होता है कि थर्मल एनर्जी मतलब अ, कम होती है इन कंपेरेटिव टू द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। तो उस वजह से क्या होता है कि हमारा सॉलिड जो है स्टेबल रहता है। ठीक है, और हमारे जो एटम्स है वो एक दूसरे के पास रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है वो बड़ा होता है देन थर्मल एनर्जी। दीदी, बोलो। थर्मल एनर्जी क्या होती है? मतलब एक्सप्लेन कर दीजिए थोड़ा। देखो, थर्मल वर्ड का मतलब ही है टेम्परेचर या हीट, या उससे जो आने वाली एनर्जी है। तो अब तुम ऐसे समझो, कोई भी सॉलिड है, वो एक टेम्परेचर ग्राफ के रिस्पॉन्स में वो उसका स्टेट चेंज होता है। मतलब वो लिक्विड, सॉलिड, गैस, वाटर का केस स्टडी करो दिमाग में। तो तो इसीलिए टेम्परेचर हमेशा मेंशन करना चाहिए कि तुम मतलब टेम्परेचर के बिहाफ में कैसे बता रहे हो कि कब वो सॉलिड है, कब वो लिक्विड है, कब वो गैस है। तो यहाँ पे इसने उसी चीज को 2 लाइन में लिख दिया है कि थर्मल एनर्जी और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हर मैटर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, जिसकी वजह से हम उसकी स्टेबिलिटी बता पाते हैं। जैसे कि वाटर का बता रही हूँ, 100 डिग्री सेल्सियस के बाद वाटर क्या बन जाता है? लिक्विड से गैस। ठीक है, और 0 डिग्री सेल्सियस पे वो मतलब सॉलिड फॉर्म में आ जाते हैं। तो हम सॉलिड। हाँ, तो इसमें क्या है, टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल है। जैसे ही टेम्परेचर, यानी कि आप इंक्रीज कर रहे हो, यू आर गिविंग, तो उसका आपका मैटर का, यानी कि आपका सिस्टम है अगर वाटर, तो उसका क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से उसके थर्मल एनर्जी बढ़ जाएगी। और जब, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो है वो तो मतलब वही है, वो कोई इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हुआ है। बट अगर तुम थर्मल एनर्जी बढ़ा रहे हो, तो उस वजह से क्या होता है कि जो एटम है, इसको जो एनर्जी मिलती है ना थर्मल एनर्जी के बेसिस पे, तो ये अपना पोजीशन से ऐसे मूव करना स्टार्ट करता है। तो वही उसने बोला है कि थर्मल एनर्जी मॉलिक्यूल्स को अपार्ट रखने का ट्राई करती है बाय गिविंग देम, मतलब उसको उनको बाय मेकिंग देम मूव फास्टर। तो समझ में आया? जब भी टेम्परेचर बढ़ता है तो हमारे जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो, उनमें वाइब्रेशंस होने लगती हैं, और वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से और ज्यादा ऑसिलेट करना स्टार्ट करते हैं। और फिर वो जैसे बॉइलिंग वाटर तुमने देखा है ना, तो वैसे ही केस में फिर वो वेपराइज हो जाता है। तो मतलब उस तरीके से कह रहा है। तो फिर उस यहाँ पे बस इतना ही समझना है कि टेम्परेचर और थर्मल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और दूसरा, थर्मल एनर्जी और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इनवर्सली, मतलब अगर नहीं, इनवर्सली तो नहीं कहूंगी, मैं कहूंगी कि हाँ, कंपेरेटिवली दोनों को देखने के बाद हम स्टेबिलिटी बताएंगे।
कि अगर थर्मल एनर्जी बहुत ज्यादा है तो मेरा सॉलिड सॉलिड नहीं रहेगा, फिर वो कोई और स्टेट में जाएगा, या वो अगर लिक्विड है तो वो लिक्विड नहीं रहेगा, वो गैसियस हो जाएगा, ऐसे करके। सो वही इसने बोला है कि वो ऑसिलेट करता है अबाउट देयर मेन पोजीशन एंड द सब्सटेंस एग्जिस्टेंस, मतलब दिस कैन स्टिल, हाँ बट ये है कि स्टिल ऐसा नहीं है कि अगर टेम्परेचर बहुत लो कर दिया तो मेरा जो एटम है या मेरा मॉलिक्यूल है जो सॉलिड को बना रहा है मिलके, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, वो ऐसा नहीं है कि वो स्टेशनरी हो जाएगा, वो फिर भी अपनी मेन पोजीशन पे हल्का सा इक्विलिब्रियम, एक वाइब्रेशन फिर भी ऑसिलेट करता ही है, ठीक है। और फिर हमने उसके डिस्कस करे थे कि हमारे सॉलिड के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, ये सब हमने पढ़ लिया था। फिर आगे में मैंने तुम लोग को बताया था, हाँ ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, हमने बोला था कि देयर एग्जिस्ट क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड, ओके। और फिर हमने उसमें डिस्कस किया था कि क्रिस्टलाइन जैसे ये वाला है, इस तरीके से एक ऑर्डर्ड लॉन्ग रेंज और स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जिसकी बेसिस पे डिफरेंट इसकी प्रॉपर्टीज होती है, और अमॉर्फस जो है डिसऑर्डर्ड होता है, प्लस अगर उसमें ऑर्डर तुम देखना भी चाहोगे तो वो शॉर्ट रेंज तक ही तुम्हें मिलेगा, ठीक है। आगे में मतलब अगर लॉन्ग रेंज में इसको कंटिन्यूअसली देखोगे तो वहाँ पे कोई भी ऑर्डर नहीं मिलेगा, तो पैटर्न वहाँ पे रिपीटिंग पैटर्न नहीं दिखता है हमें। तो इस वजह से इन दोनों के बीच में हमने डिफ्रेंसिएशन किया था। प्लस इसने एग्जांपल यहाँ पे जैसे दिया हुआ है, सोडियम क्लोराइड ये क्रिस्टल होता है। और इसमें दूसरा एग्जांपल जो मैं कल तुम लोग से क्लास के एंड में डिस्कस करी थी, ग्लास, रबर और जो बाकी प्लास्टिक्स होते हैं ना, तो ये लोग क्रिस्टल फॉर्म में नहीं हो पाते हैं। जब ये लोग, जब इनका लिक्विड या मतलब कि ग्लास या रबर या प्लास्टिक जब वो लिक्विड से उसको सॉलिडिफाई कर रहे होते हैं ऑन कूलिंग, जो हमने कूलिंग कर कल देखा था, तो एक क्रिस्टलाइजिंग प्रोसेस यहाँ पे इन बिटवीन होता है। ये किसका कूलिंग कर्व था? ये क्रिस्टलाइन सॉलिड का कर्व था। पर थर्मल सॉरी एमॉर्फस वाले का कूलिंग कर्व कैसा था? जस्ट ऐसा, उसमें कोई क्रिस्टलाइजिंग प्रोसेस हुआ ही नहीं, तो उस वजह से ग्लास, रबर या प्लास्टिक जो एमॉर्फस सॉलिड के अंडर आते हैं वो क्रिस्टल्स नहीं फॉर्म करते हैं। ओके, सो ये सब हमने कल डिस्कस किया। ये क्वार्ट्स है और दूसरा भी कौन सा है, ये ग्लास है, ओके। और यहाँ पे एक पॉइंट ये भी है कि अमॉर्फस सॉलिड का जो सॉलिड होता है वो बहुत ज्यादा लिक्विड की तरह उसका स्ट्रक्चर होता है, तो इस वजह से क्या आता है कि डिफरेंस इन द अरेंजमेंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, कि द, हाँ इसके बेसिस पे हमने दोनों को डिफरेंशिएट किया था। और यहाँ पे ये पॉइंट था कि एकदम शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड का, ओके। और वो जैसे कैसे बताऊं, मान लो अगर किसी हमारे मटेरियल का सॉलिड का 25, नॉट 25 से 125 डिग्री सेल्सियस पे वो मेल्ट होगा और वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तो वो एग्जैक्टली exactly इसी टेम्परेचर पे अब्रप्टली मेल्ट होना शुरू होगा और लिक्विड बन जाएगा। जबकि एमॉर्फस सॉलिड में ऐसा नहीं होता है। एमॉर्फस सॉलिड का एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है। उसका क्या मतलब है? शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होने का मतलब ये है कि वो एग्जैक्टली एक एक पर्टिकुलर 125 पे नहीं मेल्ट होगा एमॉर्फस, वो एक थोड़ा थोड़ा रेंज में होगा, मतलब कि वो स्टार्ट होना शुरू होगा, लाइक पहले सॉफ्ट हो जाएगा, फिर मेल्ट होगा, फिर एक लिक्विड की तरह दिखेगा। ठीक है, तो इस वजह से एमॉर्फस सॉलिड का यूज भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि जैसे ग्लास होता है तो वो एक लिक्विड होता है, वो अभी इतना भी लिक्विड नहीं हुआ है कि वो एकदम मतलब बह जाए, पर तुम उसको दूसरे शेप में, ग्लास या चूड़ी, इसके शेप में तुम उसको मोल्ड कर सकते हो, तो उसको हैंडल करना इजी होता नहीं, है, मतलब। हाँ बोलो। अगर हम मतलब क्रिस्टलाइन है सॉलिड, अगर उसे हम हम्म 120, अगर एक 125 इसका मेल्टिंग मेल्टिंग पॉइंट है। पॉइंट है, हम्म अगर 120 हम दे रहे हैं और कुछ टाइम के लिए देते रहे, तो मेल्ट तो हो नहीं जाना चाहिए होगा, ना। नहीं ऐसे नहीं होता है, नहीं नहीं, होता कुछ है। टाइम तो हमने दिया ना, 1 घंटा 2 घंटा लगा दिया फिर भी। या तो देखो, या तो तुम एक एक घंटा 2 घंटा लगा के तुम जो उसे कंटिन्यूसली, या तो उसका टेम्परेचर अपने आप बढ़ेगा, तुम वहां पे थर्मोमीटर से चेक कर सकते हो। अगर तुम ऐसा कुछ प्रोसेस कर रहे हो जिसमें तुम उसका टेम्परेचर बार बार मेंटेन रख रहे हो 120 पे ही, समझ रहे हो, तो वो नहीं होगा।
ये मतलब नहीं प्रॉपर्टी है। हाँ बोलो। मुझे मैं बस पता ये है बोल तुम रहा हूँ क्या कि जो डाउट बोल रहे हो कि अगर मैं कंटिन्यूअसली उसको 120 डिग्री का ही हीट सप्लाई करूंगा तो वो एक पॉइंट के बाद मेल्ट हो हाँ जाएगा, पर क्रिस्टलाइन ऐसा नहीं होता है। मैं वही बता रही हूँ कि अगर तुम जो कंडीशन सोच रहे हो ना उसमें मुझे लगता है कि अगर तुम उसको हीट प्रोवाइड करते रहोगे 120 पे, तो उसका टेम्परेचर वेरी करना चाहिए। मतलब अगर उसको 1-2 घंटे से हीट मिल रहा है तो तुम जैसे गैस को भी हम सिम करके रखते हैं ना, तो धीरे धीरे उसका अंदर का जो टेम्परेचर है, अगर मैंने उसको ढक के रखा है या कैसे रखा है तो वो बढ़ता ही है। तो वही मैं कह रही हूँ, अगर तुम वैसा कुछ सोच रहे हो तो उसका डेफिनेटली वो तभी मेल्ट होगा जब उसका रीच होगा 125 डिग्री, और वो 2 घंटे बाद या 1 घंटे बाद पहुंचेगा वो टेम्परेचर, पर वो टेम्परेचर पहुंचेगा। तो यू नीड टू चेक द टेम्परेचर। अदरवाइज अगर तुम ऐसे ही उसको बोल रहे हो कि नहीं मैंने जस्ट उसको 2 घंटे रखा है, बट वो हमेशा मैंने टेम्परेचर जैसी मतलब अगर इंक्रीज भी हो रहा था तो तुम किसी एक्सटर्नल फैक्टर से उसका टेम्परेचर मेंटेन कर रहे थे 120 पे ही, तो नहीं होगा फिर भी। नहीं, मैं ठीक। बस ये बोल रहा था कि 120 हम्म। में केवल सप्लाई कर रहा हूँ बस। हाँ वही मैं कह रही हूँ, या तो तुम 120 को मेंटेन ही करते रहो। मतलब क्योंकि देखो अगर मेरे को ये मैं यही कह रही हूँ, अगर तुम 120 सप्लाई करते रहोगे ना तो उसको डेफिनेटली उसका इंक्रीज होगा धीरे धीरे एनर्जी, सॉरी टेम्परेचर उसका इंक्रीज होगा अगर तुम उसको उसका थर्मोमीटर से चेक करोगे। मैं ये पॉइंट बोल रही हूँ, इवन दो तो तुम मेल्ट होना 120 चाहिए ही ना। सप्लाई कर रहे हो। हाँ तो वही मैंने तुम्हें मेरा मेरा पॉइंट समझ में आया मैंने क्या बोला। हाँ, आ गया। हाँ तो वही मैं कह रही हूँ, अगर तुम 120 सप्लाई ही करते जा रहे हो कंटिन्यूअसली तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तुम्हें उसको चेक करके तुम मुझे बोलोगे कि अरे मैंने 120 सप्लाई किया था बट दी इसका 125 पे मतलब इसका टेम्परेचर इंक्रीज खुद हुआ है क्योंकि तुमने काफी देर तक दिया है। वही मैं कह रही हूँ, या तो तुम ऐसे वो पॉइंट जो है ये पॉइंट वैलिड ही रहेगा, क्योंकि दूसरा अगर तुम एक्सपेरिमेंट ऐसे करते हो जिसमें तुम 120 सप्लाई भी कर रहे हो प्लस जैसे ही उसका कुछ इंक्रीज हो रहा है तुम उसको एक्सटर्नली कम करके 120 पे मेंटेन कर रहे हो, तब वो मेल्ट नहीं होगा। बस ये मैं क्लियर कर रही हूँ। हाँ जी। तो ठीक है, तो अमोर्फस सॉलिड जो है वो क्योंकि उसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है इस वजह से उसका बहुत ज्यादा यूज होता है। दीदी सॉफ्ट मटेरियल होता है। यस। दीदी कुछ एमॉर्फस सॉलिड होते हैं जो मतलब हीटअप करने पे पहले सिकुड़ते हैं, बाद में वो मेल्ट होना स्टार्ट करते हैं। तो वो सिकुड़ते क्यों हैं? मतलब क्वेश्चन ये है। ऐसा कौन सा है? तुमने कुछ देखा है जैसे एग्जाम्पल? पॉली हाँ, जैसे पॉलीथीन। पॉलीथीन अगर ले लें हम। अच्छा, जैसे बर्न करते हैं हाँ, तो वो जल जाती है पूरा। तो पहले सिकुड़ेगी फिर बाद में वो होएगा। हम्म। लेकिन वो क्रिस्टलाइन के केस में ऐसा नहीं होता है। हाँ वो तो लेकिन थोड़ा सा ऐसे देखना पड़ेगा ना कि मतलब वो किससे बना है। अगर उसमें क्योंकि पॉलीथीन एक शीट है, शीट ऑफ मतलब इथीन इथीन मॉलिक्यूल जैसे कार्बन, और वो जब हम उसको बर्न करते हैं ना तो क्या होता है वो CO2 बन के निकलती है ना। तो अगर सॉलिड को मैं हाँ, देखूंगी तो सॉलिड में ऐसा कुछ गैस बन के नहीं, मतलब सॉलिड अगर मेटल की बात कर रही हूँ तो मेटल से ऐसा कुछ रिलीज नहीं हो रहा है, मतलब समझ रहे हो, गैसियस या ऐसे फॉर्म में, इस वजह से उसका वॉल्यूम वैसे ही दिखता है तुम्हें। तो ये भी यदि देखो कि जब सिकुड़ती हाँ हो तो सिकुड़ क्यों रही है? उसकी मेरे बॉन्ड को तो मतलब जो यही उसके अंदर हाँ मुझे तो यही समझ मॉलिक्यूल में है आ वो रहा है कि मतलब उस तुमने जो हीट प्रोवाइड करी है उसको मतलब फायर के थ्रू, उससे क्या हो रहा है कि मुझे जो समझ में आ रहा है उससे क्या होता है कि उसका बॉन्ड तो ऑब्वियसली टूटेगा। ठीक है, और प्लस जैसे ही वो टूटेगा तो आप तुम्हारे पास ऑक्सीजन है, ये है वो है, तो वो उस वजह से वो कार्बन जो है CO2 बन के निकल जाता है। इसका एग्जैक्ट मैं एक बार खुद से कल तुम्हें बताऊंगी, बट अभी जो मुझे दिमाग में आ रहा है, समझ में मेरा अंडरस्टैंडिंग जो है, मुझे ये आंसर इसका समझ में आ रहा है। हम्म। और इसमें हाँ ये जो मैंने कल ग्लास का तुम लोग को बताया था वही, जैसे अमorphous सॉलिड इनका टेंडेंसी होता है फ्लो करने का, और वो बहुत ही वेरी स्लोली, ठीक है, और इसलिए इनको सूडो सॉलिड कहते हैं और या फिर सुपर कूल लिक्विड कहते हैं। ये ग्लास के लिए जैसे इसका ग्लास एग्जांपल था, और ये सब हमने कल डिस्कस किया था।
ओके ठीक है, एमोफस सॉलिड के बारे में बता दिया इसने। एक सिलिकॉन होता है जो क्या बोलते हैं, फोटोवोल्टिक मटेरियल की तरह यूज होता है सोलर सेल्स वगैरह में। अब मुझे जरा इसका 1.4 वाला क्वेश्चन जो है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किसी भी सॉलिड का व्हेन ऑब्जर्व टू बी हैव द सेम वैल्यू अलोंग ऑल डायरेक्शन। तो पहले तो ये बताओ, अगर उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज सेम अलोंग ऑल डायरेक्शन तो वो कौन सा सॉलिड होगा, क्रिस्टलाइन और एमोफस? एमॉर्फस। एमोर्फस। और ये कौन सा प्रॉपर्टी होती है, नेचर होता है? आइसोट्रोपिक होता है ना? हाँ, आइसोट्रोपिक। क्योंकि सेम बोला है ना, इन एवरी डायरेक्शन। हाँ। आइसो का मतलब था सेम और ट्रॉपिक का मतलब था डायरेक्शन। और एक और क्वेश्चन है इसका, सेकंड क्वेश्चन ये है कि क्लीवेज प्रॉपर्टी, अगर मेरा सॉलिड एमोर्फस है तो उसका क्लीवेज प्रॉपर्टी कैसा होगा? ये कौन सा प्रॉपर्टी? क्लीवेज मतलब कि जैसे मतलब ओके, तो मैं ही यहाँ पे डिस्कस कर देती हूँ कि जैसे ग्लास है या फिर कोई दूसरा मेटल शीट है, एल्युमिनियम फॉइल मान लो, ठीक है? तो दोनों को जब तुम मतलब कट करते हो चाकू से या कैसे भी, तो उसमें उसके बाद उसके बाद क्या होगा? लाइक अगर ग्लास को मैं ट्राई कर रही हूँ कट करने का या ऐसे कुछ, और अच्छा, एल्युमिनियम मतलब जो शीट को। कट करने के बाद हमारे जो दो सरफेसेस बनेंगे वो चिकनी होंगे, खुरदरी होंगे इस टाइप के। हाँ वो भी है, प्लस दूसरा बात यह है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है ना, जैसे उसमें बहुत अच्छी तरीके से कट हो जाता है और उसका जो सरफेस आता है वो भी बहुत स्मूथ आता है। बट ऑन द अदर हैंड एमोफस सॉलिड के साथ क्या होता है, वो एक तरीके से ब्रिटल होते हैं। तो उसमें क्या होता है, जैसे मैं ग्लास को ऐसे कुछ करने को ट्राई करूंगी ऐसे, तो वो टूट जाता है, ठीक है? मतलब ऐसा नहीं है कि वो कट नहीं हो सकता है, कट होता है ग्लास। बट अगर तुम खुद से ट्राई कर रहे हो, ऐसे कुछ है तुम्हारे पास प्रॉपर गैजेट वगैरह नहीं है, तो तुम इन जनरल अगर देखोगे तो वो टूट जाता है और वो टुकड़ों में टूटता है। और फिर उसके मतलब जो एजेस होते हैं वो शार्प होते हैं, स्मूथ नहीं होते हैं और रफ होते हैं। तो ये प्रॉपर्टी है। तो क्लीवेज प्रॉपर्टी एमोर्फस का यही होगा कि वो एक तो रफ एज करके टूटेगा और मतलब उसमें जो कट आएगा वो स्मूथ नहीं आएगा, ठीक है? तो स्मूथली कट नहीं होगा मतलब। चलो फिर आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। सो कल हमने बस क्रिस्टलाइन एमोर्फस के बीच में डिफरेंस देखा था। आज हमें डिस्कस करना है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है उसका क्लासिफिकेशन क्या क्या है। तो बेस्ड ऑन व्हाट? So based on intermolecular forces between the constituent particle, हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड को डिवाइड किया 4 डिफरेंट टाइप में। एक है मॉलिक्यूलर सॉलिड, एक है आयनिक सॉलिड, एक है मेटेलिक सॉलिड और चौथा है कोवलेंट सॉलिड। So my first one is molecular solid. The solid in which constituent particles are, तुम लोग बताओ। मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल्स होंगे, मतलब जैसे कि NH3 नहीं तो पोलराइज हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, हाँ तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इसका मॉलिक्यूल्स ही होता है। इन ऑर्डर फॉर्म। H2। हाँ मतलब ओके, सो यहाँ पे पिक्चर आ गया, बट ठीक है मैं ऐसे। सो इसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मॉलिक्यूलर सॉलिड का, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मॉलिक्यूल्स या फिर एटम्स होते हैं, ठीक है? मतलब मैं एटम्स इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसका एग्जांपल में आता है कि आर्गन, और दूसरा कौन सा है, नोबल गैस, हीलियम, नियॉन। हाँ नियॉन। तो ये सारे गैस जो है ये एटॉमिक फॉर्म में होते हैं
और ये मतलब अगर इनका तुम सॉलिड करोगे, वैसे तो ये सॉलिड होना बहुत मुश्किल है, तो इसका मतलब एग्जाम्पल में ये भी आता है वैसे। और बाकी क्लासिफिकेशन मॉलिक्यूलर सॉलिड का फर्दर यहाँ पे ऐसे कर लेती हूँ। 3 टाइप से और हो जाता है। एक है मेरे पास नॉन नॉन पोलर, पोलर पोलर, और एक हाइड्रोजन बॉन्डेड। ओके, सो अब मुझे ये बताओ जरा, पोलर और नॉन पोलर से तुम क्या समझते हो? अदीप मतलब जैसे कि दो एटम्स हैं, ठीक है, वो आपस में बॉन्ड बनाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड, और हम्म। एक ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर बीच में होना चाहिए था वो थोड़ा शिफ्ट हो जाता है, तो इस वजह से कुछ उस पे पॉजिटिव आ जाता है चार्ज हल्का सा, और कुछ एक पे नेगेटिव आ जाएगा, और ओके। उनसे दो पोल्स जनरेट हो जाएंगे। हम्म। ये होता है। करेक्ट करेक्ट। हाँ, तो पहला चीज जो आता है वही, अगर एटम ए जो है इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन एटम बी, तो दोनों के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स तो होगा। और यहाँ पे क्या होगा कि बिकॉज एटम ए इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट हैव अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन ऑफ इवन बी टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो उससे क्या होगा, ये इसके इलेक्ट्रॉन भी अपनी तरफ, पहले तो ये न्यूट्रल था पर इसके इलेक्ट्रॉन भी अपनी तरफ खींचेगा, तो एक पार्शियली नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, और बी पे पार्शियली पॉजिटिव, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन थोड़े से शिफ्ट हो गए हैं। और इस वजह से इनके बीच में जो बॉन्डिंग या इंटरेक्शन होगा वो कैसा होगा, पोलर। और नॉन पोलर जब कब होगा, जब सेम टाइप के कोई दो एटम जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है 0 है, तो दोनों के बीच में जो है इंटरेक्शन जो होगा वो होगा नॉन पोलर। ओके, सो पोलर और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दिमाग में रखनी है जब भी हम दो एटम्स के बॉन्ड को वहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। और इनके एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि NaCl, KCl, KCl, करेक्ट 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 करेक्ट। हाँ, तो जैसे NH3। HCl भी इसका एक एग्जाम्पल है। मतलब अभी मैं यहाँ पे सॉलिड नहीं बोल रही हूँ, मतलब हाँ सॉलिड के लिए NaCl आ जाएगा। और बाकी एग्जाम्पल्स भी आएंगे। पोलर 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 में कौन आएगा, H2 आएगा, ठीक है, Cl2 आएगा, दीज आर पोलर। तो अभी मैं पोलर ये दोनों डिस्कस करती हूँ, फिर लास्ट में हाइड्रोजन। और एक यहाँ पे एक और स्पेशल केस आता है जिसमें, अच्छा तो मेरे को एक चीज यहाँ पे बतानी है। जब भी पोलर नॉन पोलर की बात कर रहे हैं, तो अभी मैंने यहाँ पे क्या बात करा, बॉन्ड्स। ओके, सो लाइक ये पोलर बॉन्ड है, ये वाला नॉन पोलर हो गया। तो यहाँ पे मैं बॉन्ड्स की बात कर रही हूँ। अपार्ट फ्रॉम द बॉन्ड, मतलब मान लो मेरा ए और बी एटम ने बॉन्ड बना लिया, अब ये क्या बन गया, मॉलिक्यूल। ऐसे मेरे सिस्टम में और भी बहुत सारे हैं, जैसे ए बी, फिर यहाँ पे मान लो बी ए, यहाँ पे मान लो बी ए, मतलब ऐसे रेंडमली अरेंज है बहुत सारे। अब क्या होगा कि इनके बीच ये एक ऐसा बॉन्ड है, अगर ये बॉन्ड पोलर है, तो पोलर के केस में ऐसा है। दीदी, हम्म, बोलो। ये HCl और NaCl जो आपने पोलर के एग्जांपल लिखे हैं, हाँ, तो मतलब ये पोलर में आएगा कि आयनिक में आएगा? क्योंकि अगर हम इसकी बात करते हैं, मतलब Cl तो इतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि पूरा वो ले ही लेगा, तो अगर पोलर में तो लोन पेयर जाएगा कि मतलब सीधे फिर पॉजिटिव चार्ज, मतलब पॉजिटिव या निगेटिव मतलब? हाँ, तुमने मतलब तुम जो क्वेश्चन पूछ रहे हो, तुम ये पूछ रहे हो मुझसे कि ये इस मॉलिक्यूलर सॉलिड का एग्जांपल है या नहीं, है ना? क्योंकि हाँ, मैं, मतलब पोलर है हाँ कि नहीं? देखो पोलर इसमें, हाँ NaCl एक्चुअली इसका आयनिक बॉन्ड होता है, तो यहाँ पे एग्जांपल में HCl आना चाहिए, NaCl नहीं आना चाहिए, ये करेक्ट है। हाँ, वहां पे नहीं आना चाहिए, वो आयनिक में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब मेरे पास ए बी मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये बॉन्ड ऑलरेडी पोलर है। ठीक है, अब इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा वो कैसा होता है यहाँ पे, दो मॉलिक्यूल के बीच में? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स।
ये वाला तो इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है, बट इसके केस में नहीं होता है। नहीं, मॉलिक्यूलर सॉलिड में क्या होता है ना, मॉलिक्यूलर सॉलिड में अ, वो आयनिक के केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक आता है। मॉलिक्यूलर सॉलिड में यहाँ पे वॉन्डरवॉल या फिर लंदन फोर्सेस आते हैं। हेलो, हाँ, सॉरी दीदी, कॉल आ गया था वो। नहीं ठीक है। वो आयनिक में आता है, वो वाला केस जो तुम बोल रहे हो ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला, वो इसमें नहीं आता है। इसमें लंदन फोर्स, हाँ, या फिर वॉन्डरवॉल फोर्स जो तुमने पढ़े थे, वो आते हैं दो मॉलिक्यूल के बीच में, मॉलिक्यूलर सॉलिड में। यहाँ पे वीक फोर्स नहीं होएगा और वो पे स्ट्रांग फोर्स होता है। नहीं दीदी, HCl मेरा उसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा, मतलब पोलर में HCl डिफरेंस पोलर क्या है दोनों मॉलिक्यूल है। नहीं देखो, HCl और पोलर मॉलिक्यूल है इनका तो दोनों में एक्चुअली। difference क्या है दीदी? हाँ बोलो। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, आयनिक और पोलर में, मतलब फिर? मैं एक बार क्योंकि पूरा HCl डिस्कस कर हम लूं, लोग फिर डिफरेंस देखते हैं दोनों का। ठीक है। ठीक है, थोड़ा आगे चलती हूँ, फिर डिस्कस करती हूँ डिफरेंस। और ठीक है, तो तीसरा केस जो है, ये थोड़ा बस एग्जांपल दिमाग में रखना है BF3 का। ये BF3 मॉलिक्यूल में क्या होता है, फ्लोरीन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इन पीरियोडिक टेबल। और यहाँ पे बोरोन है। इन दोनों का जो बॉन्ड है वो डेफिनेटली, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस काफी ज्यादा है, तो ये पार्शियली नेगेटिव पार्शियली पॉजिटिव, और ये पोलर बॉन्ड है। बट ये बॉन्ड पोलर है, बट ये ऑन मतलब ओवरऑल ये मॉलिक्यूल कैसा है, ये मॉलिक्यूल है नॉन पोलर। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है क्योंकि इनका नेट डाइपोल मोमेंट जो होता है वो 0 आ जाता है। और वो क्यों आता है, बिकॉज ऑफ द ओरिएंटेशन। जिस तरीके से मेरा BF3 मॉलिक्यूल ओरिएंटेड है, उस वजह से डाइपोल का जो डायरेक्शन होता है वो ऐसा होता है कि वो डाइपोल जब हम से ड्रॉ करते हैं, तो ये एरो जो है, एरो का हेड वो टुवर्ड्स होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। और जो उसका टेल होता है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम के बीच में होता है। तो ओवरऑल ये मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, क्योंकि इसका नेट डाइपोल मोमेंट 0 हो जाता है, यहाँ पे ये एक, इन दोनों का वेक्टर ये आता है और ये दोनों बराबर होते हैं तो कैंसल आउट हो जाते हैं, तो ओवरऑल 0 हो जाता है। तो इसलिए मेरा BF3 के अंदर पोलर बॉन्ड होने के बाद भी ये मॉलिक्यूल जो होता है नॉन पोलर होता है। ये बस एग्जांपल है, ये सॉलिड वगैरह में अभी नहीं इसको देखना है, ये जस्ट मैंने एक्स्ट्रा बता दिया। ओके दीदी, सो, इसमें जो 3 तरीके के बॉन्ड बने उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। हाँ मैं एक तो बताती हूँ, ये कोवलेंट है एक्चुअली, और ये 2 ठो जो बने हैं। नहीं, वो सारे जो है पोलर बॉन्ड्स हैं, पर उनको 3D में दिखाने के लिए तुम ये न्यूमैन, फिशर और ये वेज प्रोजेक्शन वगैरह तुम पढ़ोगे, जब तुम 3D में स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि ये इस तरीके से होता है, जैसे ये ऑन द प्लेन होता है, ठीक है। और ये आउट आउट ऑफ द प्लेन, मतलब कि ये टुवर्ड्स यू, ठीक है। और ये पीछे की तरफ जाता है, इन द प्लेन मतलब शीट से अंदर की तरफ। समझे, तो ये 3D स्ट्रक्चर दिखाने का ट्राई किया गया है। तो ये तुम पढ़ोगे, ये वेज प्रोजेक्शन होता है इसमें। ये इस टाइप के बॉन्ड को बोलते हैं आउट ऑफ द प्लेन, ये इन इन द प्लेन, और ये अंदर की तरफ, ठीक है। ठीक दीदी। ये आई थिंक ऑर्गेनिक में नोटेशन सिखाते हैं, न्यूमैन, फिशर। सो मॉलिक्यूलर सॉलिड में तुम लोग दोबारा से ज्वाइन करना, क्योंकि टाइम ओवर हो गया है 40 मिनट का, तो मैं दोबारा से स्टार्ट करती हूँ। ठीक है।